गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सहायक सामग्री की परिभाषाएं और उसके महत्व और उसके आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि सहायक सामग्री क्या होती है और किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो आज हम थोड़ी सी और परिभाषाएं इसमें देखेंगे। तो पहली परिभाषा है डेंट के अनुसार, ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। ठीक है, तो आपने देखा है कि परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या क्या हो शिक्षण परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से सहायक हो, लिखित या मौखिक रूप में हमारी सहायता करे, तो वो सब क्या कहलाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे आपने कहा कि हमने ब्लैक बोर्ड का यूज किया है, तो ब्लैक बोर्ड भी क्या है हमारे लिए एक सहायक सामग्री है। ठीक है, चौक का यूज किया तो चौक भी हमारे लिए सहायक सामग्री है। हमने पेन, पेंसिल, रबड़ या किसी वस्तु को बालकों को बताकर हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया, तो भी एक प्रकार की क्या कहलाएगी, सहायक सामग्री ही कहलाएगी। ठीक है, अगला है बर्टन के अनुसार, श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदनीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बालक को पुनर्बलन प्रदान करे, बालक और उसके अधिगम को। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, तो प्रेरित करना। तो ये जब तक बालक को प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक उसको अधिगम नहीं होगा। तो प्रेरित करना भी एक प्रकार का क्या है, एक अनुभव है, और ये काम कौन करता है, श्रव्य दृश्य सामग्री करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से बालकों में अधिगम, प्रेरणा और पुनर्बलन प्रदान होता है। तो ये दो परिभाषाएं थी डेंट और बर्टन के अनुसार। आइए हम देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व और उसकी आवश्यकता क्या है, और महत्व क्या है और आवश्यकताएं क्या हैं, इनको हमने पॉइंट वाइज किया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व और उसकी आवश्यकताएं बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में बताना होगा, उसके बाद फिर उसका महत्व और उसकी आवश्यकताएं, दोनों क्योंकि एक ही हैं तो आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसी अनुदेशनात्मक युक्तियाँ हैं जिनको सुना व देखा जा सकता है। तो हमने कहा है कि यदि युक्तियाँ हैं, तो युक्तियों का मतलब है कि कोई डिवाइस है, जैसे हमारे टीवी के अंतर्गत या मोबाइल के अंतर्गत कोई डिवाइस लगे होते हैं, तो उसकी अनुपालना क्या करते हैं, हम उसको चला के करते हैं, तो वो अपना काम करती रहती हैं। तो ऐसे हमारे पास श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, जब हम इसको दिखाते हैं तो वो अपना काम करते हैं ताकि बालकों को आसानी से उसमें बालकों को उससे आसानी से अधिगम कराया जा सके। ठीक है, और इनको देखा और सुना जा सकता है। तो हमने पहले भी कहा था, जिस चीज़ को सुना जाता है उसको अच्छी तरह से याद रखा जा सकता है, और जिसको देखा और सुना जा सके उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रव्य दृश्य सामग्री हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगला है, यह ध्यान आकर्षण करने का उत्तम साधन है। तो हमने कहा है कि भाई कोई भी श्रव्य दृश्य सामग्री हो तो बालकों में जब तक ध्यान आकर्षण नहीं होगा तब तक जो कक्षा में पढ़ाने का मज़ा है वो नहीं आता है। इसलिए बालकों को सबसे पहले ध्यान आकर्षण करना आवश्यक है। तो अध्यापक इसीलिए सहायक सामग्री उसके सामने ले जाता है। ठीक है, अगला है, इसके प्रयोग से समय की बचत तथा बालकों का अधिगम शुद्ध और स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो समय की बचत का मतलब कि एक अध्यापक को जो चित्र बनाने होते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो उससे क्या होती है, समय की बर्बादी होती है। तो जो समझाना चाह रहा है वो समझाता नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाने में अपना समय पूरा बर्बाद कर देता है। ठीक है, और बालक क्या करते हैं, उस चित्र को बनाने में ही क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक, तो इसलिए हम पहले से ही क्या करें, उस चित्र को बना के ले जाएं और बालकों को उसको बनाने के लिए प्रेरित करें, तो बालकों का क्या होगा, अधिगम शुद्ध और स्थायी हो जाता है। अगला है छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। तो बालकों में सबसे बड़ी समस्या होता है कि बालक कक्षा में आते तो हैं परंतु उनका ध्यान क्या होता है, कहीं और लगा होता है। तो उस ध्यान को लगा आपने कक्षा में लगाने के लिए क्या करेंगे, उसमें रुचि उत्पन्न की जाती है। तो रुचि उत्पन्न करने का आवश्यक साधन क्या है, सहायक सामग्री है। ठीक है, तो बालकों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है।
अगला है मानसिक, ये मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग कम होता है। तो बालकों में एक मौखिक कार्य जो अध्यापक मौखिक कार्य करता है, और अर्थात जो बोलने का कार्य होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले से उसको बना के लेके आते हैं। सिर्फ हमें समझाने का कार्य होता है, क्योंकि ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती, बालक उसको देखकर आसानी से समझ सकता है। इसी प्रकार अर्थहीन शब्द, बहुत सी बार हम क्या करते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कुछ बालकों को समझ में नहीं आता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उतना ही बोलें जितना बालकों को समझ में आता हो। ज़्यादा बोलने से भी क्या होता है, बालक उसका गलत मतलब निकालने लग जाते हैं और बोरिंग महसूस करते हैं। तो हम सही सही शब्दों का प्रयोग करें और हमारे प्रयोग को आसानी से बालक समझ सकें। ठीक है। अगला है बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो कोई भी चीज़ यदि दिखाई जाए तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, बालकों को होता है। जैसे हमने कहा कि भाई हम एक किले पर बालकों को ले गए, यानी कि एक दुर्ग हमने दिखाया बालकों को। अब उस दुर्ग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, महल भी होते हैं, गुंबदनुमा दीवारें भी होती हैं, और नई नई चित्रकारी भी होती है, वहाँ पर बहुत सारी नक्काशियाँ भी होती हैं, बहुत से रहस्य होते हैं। उन चीज़ों को क्या करे, बालक स्वयं देखता है, तो बालक में एक अनुभूति होने लगती है कि अच्छा ये ऐसा भी है। ठीक है। तो और उसका बाद में क्या होता है, बालक प्रदर्शन करने लगता है। तो एक प्रत्यक्ष अनुभव बालक को कराया जा सकता है। ठीक है। अगला है छात्र व शिक्षक दोनों क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि बालक भी सक्रिय होता है और एक शिक्षक भी क्या होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि उसको बालकों को क्या है, सिखाना होता है। और बालक क्या करते हैं, सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान क्या होता है, उस सहायक सामग्री पे होता है, और जो कक्षा में बताया जा रहा है उस पर भी होता है। तो दोनों में क्या होती है, एक प्रकार की अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार से दोनों क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होना। तो बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होने के लिए हम क्या करते हैं, सहायक सामग्री का यूज करते हैं। तो बहुत अच्छी सहायक सामग्री हमारे पास होगी तो बालक अच्छी तरह से सक्रिय रहकर उस चीज़ को देखेंगे और अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि जो विज्ञान के जो बालक होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं, लैब के अंतर्गत ले जाते हैं। ठीक है। लैब के अंतर्गत बालक स्वयं उस चीज़ को करता है, यानी कि कार्य करता है, और बालक धीरे धीरे उस कार्य में रुचि लेने लगता है, और बालक उस चीज़ को आसानी से सीख जाते हैं, और उसमें दृष्टिकोण कैसा पैदा होता है, वैज्ञानिक, यानी कि उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक, जो खोज प्रवृत्ति होती है। वैज्ञानिक का मतलब होता है जिसके अंतर्गत बालक स्वयं खोज सके। ठीक है। आपने पढ़ी है, खोज विधि पढ़ी हुई है। उस खोज विधि के अंतर्गत बालक क्या करता है, स्वयं खोजने की कोशिश करता है, यानी कि जो समस्या है उस समस्या को स्वयं उसको हल करने की कोशिश करता है। और उसको जब हम कहते हैं कि दृष्टिकोण आपका किस प्रकार का है, तो कहता है कि भाई हमारा दृष्टिकोण खोजी हो गया है। खोजी का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया है। ठीक है। अगला है मानसिक क्रियाएं क्या सक्रिय रहती हैं। तो बालक जब चीज़ को देखता है, सुनता है, उसके बारे में कार्य करता है, तो उसका दिमाग जो है वो कैसा होता है, सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि सहायक सामग्री हमारे किस में सहायक होती है, मानसिक क्रियाओं को सक्रिय रहने में भी सहायक होती हैं। ठीक है। अगला है कक्षा में नीरसता कम होती है। तो बालकों में नीरसता को कम करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहायक सामग्री हमारे लिए कितनी महत्व और आवश्यक है। तो आप सहायक सामग्री को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और कभी कभी ऐसा प्रश्न इम्पोर्टेंट आता है सहायक सामग्री के बारे में। आइए हम देखते हैं सहायक सामग्री का चयन किस प्रकार से किया जाए। तो एक अध्यापक के लिए सहायक सामग्री का चयन करना अत्यंत ही आवश्यक है, जितना उसको कक्षा में प्राप्य उद्देश्यों का चयन करना होता है। ठीक है। तो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दूरदृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि बालक उस सहायक सामग्री के बारे में क्या सोचता है, कैसे उसको अपनी रुचि लेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके संबंध में हम बालक अध्यापक को क्या होता है, पहले से ही सोचना होता है। तो इस प्रकार से एक अध्यापक आसानी से सहायक सामग्री का चयन कर सकता है जब उसको पता हो कि भाई हमें इस प्रकार की सहायक सामग्री से बालकों में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। आइए देखते हैं। पहला है इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री
छात्रों की रुचि, आवश्यकता तथा मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बालक की रुचि हो, उसकी आवश्यकता है और उसके मानसिक स्तर के अनुसार हो। इस प्रकार की सहायक सामग्री क्या हो, यूज में लेते हैं। ठीक है। दूसरा है सहायक सामग्री वास्तविक तथा क्रियाशील होनी चाहिए। अब आपने कहा कि वास्तविक का मतलब है उसका वैसे की वैसे उसका प्रदर्शन किया जाए। जैसे हमने कहा कि गिलास में हवा और पानी दोनों भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है यदि एक गिलास को आधा पानी से भरा दिया जाए और आधा खाली रखा जाए तो उसका एक वास्तविक विवरण बालक को आसानी से बताया जा सकता है कि इसमें आधे गिलास में पानी और आधे में क्या है, हवा भरी हुई है, तो ये पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है। तो इस प्रकार से वास्तविक क्रियाओं का चयन किया जा सकता है और बालक को क्रियाशील बनाया जा सकता है। क्रियाशील का मतलब है कि वर्किंग मॉडल होने चाहिए। तो वैज्ञानिक जब हम गणित का प्रयोग करते हैं तो गणित में इस प्रकार की चीज़ें ली जा सकती हैं। तो बालकों में जैसे हमने कहा है कि भाई हमारे पास क्या है, गणित का एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, बालकों को आसानी से रेखा गणित की क्रियाओं को समझा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गणित को क्रियाशील बनाती हैं। अगला है जो सामग्री प्रयोग में लाई जाए उसको छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कर देना चाहिए। ठीक है। तो जब भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बालकों की प्रस्तावना करते हैं, और प्रस्तावना किस प्रकार की होती है, बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। तो बालकों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना के अंतर्गत भी सहायक सामग्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सहायक सामग्री का यूज कहाँ से शुरू करेंगे, प्रस्तावना से ही शुरू कर देते हैं ताकि बालक रुचि ले सके। जहाँ तक संभव हो आशु रचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आशु रचित का मतलब है खुद के द्वारा बनाई गई, यानी कि घर पर बनाई गई और पुरानी वस्तुओं से, या जो इधर उधर हो रही वस्तुओं उनसे हम कोई नई चीज़ बनाएं तो वो क्या कहलाती है, आशु रचित सामग्री कहलाती है। ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि भाई हमारे पास घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान हम इधर उधर रखते हैं, तो उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके और बालकों को सहायक सामग्री के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके। अगला है सहायक सामग्री कम खर्चीली या मितव्ययी होनी चाहिए। यानी कि जब हम रोज़ रोज़ पढ़ाने जाते हैं तो हमारे पास खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि महंगी आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करें, घर पर ही इन चीज़ों को बनाएं और आसानी से बनाकर बालकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें ताकि हमारा खर्चा क्या हो, कम हो सके। अगला है सहायक सामग्री पढ़ाने जाने वाली विषय वस्तु के से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है। तो जो विषय वस्तु उससे संबंधित हो तभी तो हम पढ़ाने में क्या होगा, आनंद आएगा। अगला है सही सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री सूचनात्मक होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान उसके अंतर्गत होना चाहिए। ऐसी उठा पटक वाली जो सहायक सामग्री वो नहीं लानी चाहिए जो बालकों को समझ में नहीं आए। ऐसी सहायक सामग्री जो बालकों में सूचना दे सके और उसको ज्ञान प्राप्त हो सके। अगला है जिस सामग्री का प्रयोग अध्यापक को कक्षा में करना है उसके संबंध में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उस मॉडल के बारे में या उस उपकरण के बारे में पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये कैसे चलेगा और इसका यूज कब कब करना है और इसको बालकों को समक्ष कैसे प्रस्तुत करना है ताकि बालक उससे जो संबंधित प्रश्न हैं वो आसानी से पूछ सके। और जब बालक आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको उसका जवाब देना होगा। तो सही जवाब देने के लिए पहले ही आप उसका क्या करें, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सहायक सामग्री का चयन करते समय अध्यापक को छात्रों की आवश्यकताओं को उचित महत्व देना चाहिए। ठीक है। तो अध्यापक की जो छात्रों की जितनी आवश्यकता है उनको महत्व देने के लिए हम भी सहायक सामग्री का चयन करते हैं। अगला है सामग्री का प्रदर्शन करने से पहले अध्यापक को उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगला है सहायक सामग्री ज्ञानवर्धक, आकर्षक तथा मनोरंजक होनी चाहिए। तो बालकों के अंतर्गत जैसे हमने ऊपर कहा है कि सूचनात्मक होनी चाहिए, तो सूचना का मतलब ये ज्ञान होता है। तो बालकों में जब भी हम सहायक सामग्री का यूज करें तो उसको क्या होनी चाहिए, ज्ञान उसके अंतर्गत मिलना चाहिए। और एक आकर्षक होगी तो बालक आसानी से उसमें रुचि लेगा और मनोरंजक भी हो सकती है। ठीक है।
ताकि आप बालक का मनोरंजन कर उसको नई चीज़ों के प्रति आकर्षित कर सकें। और अगला है, इसके प्रदर्शन के साथ साथ कक्षा व्यवस्था तथा अनुशासन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे चयन के कुछ नियम थे। इनके आधार पर एक अध्यापक अच्छी तरह से सहायक सामग्री का चयन कर सकता है। धन्यवाद।